अब बात करते हैं उदारवादी चरण की बात करते हैं। इससे पूर्व जो हमने पढ़ा था आपको उदारवादी चरण जो रहा ये है क्या, अब इस पे हम डिटेलिंग चर्चा करेंगे। आप साथ ही इसकी मेरे साथ इसके नोट से तैयार करते चलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीरीज जो मैं आपके सम्मुख से लाएँ ये कहीं दफ़े पेपरों में आ चुका है, मैंने जो नोट्स बना रखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके सम्मुख से उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक का ये सफ़र रहा उदारवादी चरण का। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या नहीं रही, हमने विस्तार पूर्वक चर्चा करा। इस चरण की जो शुरुआत रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की, तो ये 1885 से 1905 तक का ये सफ़र रहा। इस चरण के लोग संवैधानिक तरीके से भारत की आज़ादी चाहते थे। अब संविधान के दायरे में रहते हुए, जिस प्रकार से संविधान जो हमें सिखाता है उस दायरे में रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, आज़ादी की मांग को बुलंद कर रहे थे। जो अगले बिंदु की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो इस वर्ग के जो नेता थे उन्होंने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेज हुकूमत के सामने अपनी बातें रखी कि आप जिस प्रकार से व्यापार के लिए भारत में आए थे, आप व्यापार तक ही सीमित रहते, आपने अपितु संपूर्ण भारत को अपने अधीन करके जो भारत के जो नागरिक हैं उन्हें यातनाएं देनी प्रारंभ की और उनका उत्पीड़न प्रारंभ किया। तो इससे रिलेटिव चीज़ें अंग्रेज हुकूमत के सम्मुख से भारतीय उदारवादी चरण के जो नेता थे उनके द्वारा ये रखी गई। और जब से, यदि मैं बात करूँ 1885 से ही इस संबंध में चर्चाएं शुरू होने लगी और साथ ही जो इस उदारवादी चरण की जो नेतृत्व कर रहे थे उनके द्वारा अपितु भारत के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने अपने स्तर से अंग्रेज सरकार के सम्मुख से प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी बातें रखने की कोशिश की गई, ठीक है। अब जो ये बातें रख रहे थे उनमें से कुछ प्रमुख राजनेताओं की यदि हम बात करें तो वो राजनेताएं कौन हैं, या हम राजनेता कहना भी एक उचित शब्द नहीं है, सॉरी, उसके जो प्रमुख नेता रहे वो जो प्रमुख नेता कौन थे मैंने इससे पूर्व आपको पहले बताया था। जो प्रमुख नेता रहे पहले नंबर पर फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन सेकंड नंबर पे बदरुद्दीन तैयब बजी ये रहे, और तीसरे नंबर में दादा भाई नौरोजिया, और चौथे नंबर पे गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा, जो ये प्रमुख जो नेता थे इनके द्वारा अंग्रेज हुकूमत के सम्मुख से समय समय पर पत्र के माध्यम से या आमने सामने वार्तालाप की गई आज़ादी के लिए। और दूसरी तरफ इसी समय में क्या हुआ था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन चल रहा था, ठीक है। इस समय कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन चल रहा था। यह अधिवेशन कहाँ चल रहा था, इसकी अध्यक्षता किसने की, और इस जो अधिवेशन थी इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी थी, इस पर हम बात करेंगे। अब जो ये अधिवेशन चल रहा था यह 1886 में ये अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, और ये अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था। जो इसकी जो अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की, तो दादा भाई नौरोजिया द्वारा इसकी क्या करी थी, अध्यक्षता की थी। और इसके कुल सदस्यों की यदि हम बात करें इसमें 434 सदस्य मौजूद थे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय अधिवेशन की यदि हम बात करें तो 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ। अब ये अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किस जगह हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये दादा भाई नौरोजिया द्वारा इसकी अध्यक्षता की। और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ये देखिए, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, कितने ने प्रतिभाग किया, ये 434 लोगों की ये सदस्यता थी, इनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसी उदारवादी चरण की बात करें तो उदार विचारों की जो राजनीति थी उसमें उग्रवादियों ने क्या राजनीति विवृद्धि की संज्ञा इसको दी, ठीक है। अब जब इसकी जो संज्ञा यदि इसे मिली तो इसके कारण इस आंदोलन में कहीं ना कहीं दुतरफी रूप देखने को प्राप्त हुआ। और इसी आंदोलन के जब चरणों की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें बंगाल का विभाजन भी इसी समय हुआ था। जिस समय जो बंगाल का जब विभाजन हुआ
तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में कर दिया गया इसका विभाजन। ठीक है, अब हम एक तरफ बंगाल का विभाजन की मांग उठ रही थी। जब ये चीज़ें हालात जब देश में चल रहे थे तो इस समय लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या हुआ, बंगाल का विभाजन के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था वो 1905 में बंगाल विभाजन इनके द्वारा कर दिया गया। अभी बंगाल विभाजन क्यों किया गया, बंगाल, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपके सम्मुख से लाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वायसराय कौन था। उसमें कन्नज उस समय क्या थे, वायसराय थे। और जो बंगाल की जो घोषणा की गई थी, इसके विभाजन की जो घोषणा की गई थी, इसकी जो घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। और ये प्रभावी में कब आया, कब इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया, ये हम बात कर रहे हैं, ये अक्टूबर में इसको प्रभावी रूप से 16 अक्टूबर 1905 में इसको लाया गया। और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार इसके उपलक्ष्य में क्या थे। उन्होंने इसको एक शोक दिवस के तौर पर रखा और इसके अंतर्गत राखी दिवस भी इसे मनाया गया। जो बंगाल विभाजन का भी क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल विभाजन को किस रूप में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रखा गया था, इसको शोक दिवस के तौर पर और राखी दिवस के तौर पर भी इसे मनाया गया। और इसके अंतर्गत क्या था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो सुझाव थे उसमें क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। ये नहीं कि हिंदू अलग हो या मुस्लिम अलग हो। ठीक है, जब विभाजन हुआ, इसका जो विभाजन रद्द हुआ, जो बंगाल विभाजन का जो रद्द हुआ था, ये क्या हो गया था 1911 में हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार द्वारा इसका क्या किया था, विभाजन रद्द किया था। ठीक है, अब यदि हम बंगाल की यदि बात करें, जो बंगाल विभाजन क्या जो कारण रहा, वो कारण क्या रहा, इसका प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना यहाँ देखने को प्राप्त हुआ था। और वास्तव की यदि हम बात करें तो इसमें राष्ट्रवाद को कमजोर तथा उसके अंतर्गत फूट डालो और राज करो वाली नीति इसके अंतर्गत अपनाई गई थी। जो मेन उद्देश्य था, जो ब्रिटिश सरकार का जो मेन उद्देश्य, जो बंगाल विभाजन की जो बात उठी थी, उसके अंदर क्या गया था, वहाँ पर एक तो प्रशासनिक ढांचा कमज़ोर था और वहाँ पर वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो वहाँ पर जो राष्ट्रवाद था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा था। लोग इतने सजग नहीं थे, इतने जागरूक नहीं थे कि राष्ट्र के प्रति वो अपना किस प्रकार से समर्पण दें। यदि राष्ट्र कमज़ोर नहीं होता या राष्ट्रवाद कमज़ोर नहीं होता तो बंगाल विभाजन कतई नहीं होता। अब जब ये चीज़ें सब कुछ देख रहे थे इसके विभाजन के दौरान, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, आपस में हिंदू और मुस्लिम में एक फूट डालने की कोशिश की। जब यह फूट जनता के सम्मुख से फैली तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद हमारा कमज़ोर हुआ। कमज़ोर होने से क्या हुआ, एक जो नारा इसमें जो बुलंद हुआ, फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई गई इसमें अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक है, अब जो बंगाल विभाजन के विरोध में, जो बंगाल का विभाजन जब हो रहा था उसके विरोध में क्या हुआ था, 7 अगस्त 1905 से ही इस आंदोलन का विरोध प्रारंभ हो गया था, जिसमें स्वदेशी भंग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, मतलब कहने का एक तरह से बंगाल का भंग का मतलब बंगाल, भंग का मतलब विभाजन का ये चीज़ था, बंगाल को विभाजन को भंग किया जाए, ये चीज़ इसमें था। जिस समय बंगाल विभाजन अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा था उसी समय इसकी सुगबुगाहट राष्ट्रवाद के तौर पर जो उग्रवादी जो नेता थे, उसके जो प्रमुख जो लीडर थे, उनके द्वारा इसका क्या गया था, विरोध किया गया था, जोर शोर से इसका विरोध किया गया था। जो इसकी जो सुगबुगाहट हो रही थी वो 7 अगस्त 1905 से ही इसके विरोध के स्वर संपूर्ण स्वदेशी तौर पर उभरने शुरू हुए और ये आंदोलन को जो नाम दिया गया था बंग और भंग आंदोलन, ये नाम दिया गया था, इसको चलाया गया था। अब इसी क्रम में यदि हम बात करें आगे को, तो इसके अंतर्गत जो बंगाल का जो प्रसिद्ध है अमार सोनार बंगला, जो ये शब्द कहा गया था अमार सोनार बंगला, मतलब जो हमारी जो बंगाल को जो स्वर्ण के तौर पर जो कहा गया है, जो स्वर्ण की इसको संज्ञा दी गई है, तो ये जो संज्ञा दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था
अमार सोनार बंगला, कि हमारा ये बंगाल है, जो बंगला है, ये हमारा जान से भी हमें प्यारा है, सोने से भी इसकी कीमत बढ़कर है। ठीक है, ये चीज़ें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये चीज़ें कही गई थी। कभी क्वेश्चन आ जाता है अमार सोनार बंगला किसके द्वारा कहा गया, ये शब्द किसके द्वारा सर्वप्रथम उच्चारित किए गए थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही इन शब्दों को पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 1906 में जब मुस्लिम लीग की जो गठन हो रहा था, मुस्लिम लीग की जो विस्थापना हो रही थी, तो उस समय 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी प्रारंभ हो गया था। ये कांग्रेस का जो विभाजन हो रहा था, ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके अंतर्गत एक नरम दल विभाजित हो गए, एक नरम दल के अंतर्गत गठित हो गए और दूसरा गरम दल के अंतर्गत ये आ गए। गरम और नरम दल में दो दलों के तौर पर ये विभाजित हो गया राष्ट्रीय कांग्रेस की। यदि हम बात करें जो विभाजन हो रहा था, इसका जो विभाजन हो रहा था, ये सूरत में इसका विभाजन हो रहा था। कभी क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ और इस विभाजन को किन दो दलों में विभाजित होना पड़ा। जो ये इसका जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, तो ये सूरत अधिवेशन के तहत इसका विभाजन हुआ और ये दो दलों में ये विभाजित हुआ, जिसमें एक गरम दल और एक नरम दल के तौर पर ये था। अब जब गरम दल की बात करें, जो गरम दल के जो नेतृत्व कर रहे थे, जो नेता थे, वो लोकमान्य बाल गंगाधर इस गरम दल के लीडर के तौर पर नेतृत्व कर रहे थे और इनका जो नारा था वंदे मातरम का इन्होंने ये नारा दिया था। अब गरम दल के यदि नरम दल की यदि बात करूँ, तो जिसके अंतर्गत जो शालीनता की बात करते हैं, देखिए इन दलों का जो मेन उद्देश्य था, दोनों का एक ही उद्देश्य था कि भारत की संपूर्ण प्रभुत्ता के रूप में आज़ादी। ठीक है, अब